हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे सैम्पल पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। जो सैम्पल पेपर में आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाता है, हम लोग उसको इकट्ठा करके आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, ये जो सैम्पल पेपर है ये आपका 2021 ईयर का है। ठीक है, ईयर मतलब कि ईयर 2021 का है। क्लियर? चलिए, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये पीडीएफ आपको या फिर हमारे चैनल के जितने भी नोट्स है या फिर अदर नोट्स जितने भी हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहो टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो कॉमर्स के गुरु, और आपका हमारा चैनल इसी लोगों के साथ में मिल जाएगा। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये जो पेपर बनाया है वो इस व्यू से बनाया है कि कई बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि सर सैम्पल पेपर में या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या पूछा जाएगा उसमें। और कई बार बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बच्चे करते रहते हैं और उसके बाद उनको एमसीक्यू क्वेश्चन या थ्योरी क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ये सारी चीज़ें। तो ये जो वीडियो है वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको ये भी हेल्प करेगा कि ऐसे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं जो ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन पहला वाला ये लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। आपको पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है, वो इक्वल होने वाला है। इक्वल रेशियो होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए होता क्या है, इसमें ये बोला जाता है कि पार्टनर्स ने अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ है, अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा, भले सारे पार्टनर्स ने कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है कहने का मतलब है कि अगर दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने 10 लाख रुपीज़ लगाया हुआ है और किसी दूसरे पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ 10,000 लगाया हुआ है, तो भी जो प्रॉफिट बटेगा वो इक्वल बटेगा, कैपिटल से मतलब नहीं रहेगा। क्लियर है? चलिए आ जाइए, तो पहले वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे ही मेरे पास में सामने ये क्वेश्चन आता है उसको आप पॉज करो वहाँ पे वीडियो, और वहाँ पे आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है, और एक बार आप क्या कर सकते हो, फिर इसके बाद प्ले करके देख सकते हो कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। तो इस तरीके से आपके रिवीजन भी हो जाएंगे, जो लोग बच्चे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ़ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? एक अगर कोई नया पार्टनर है ड्यूरिंग द ईयर एडमिट होता है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि ईयर के स्टार्टिंग में नहीं या फिर ईयर के एंड में नहीं। ईयर मेरा स्टार्ट हो चुका है, मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो चुका है, ये 1 अप्रैल मेरा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है 2020 सपोज कर लीजिए। बीच में कहीं पे वो एडमिशन ले लेता है, बीच में कहीं वो एडमिशन लेता है, तो क्या होगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर शुड बी डिवाइडेड। अब उस साल का प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, बिटवीन द डैश पीरियड ऑन द एग्रीड बेसिस। या तो इक्वली बढ़ जाएगा, उस साल का प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को इक्वली बढ़ जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो इस डेट को करते हैं। आपको पता है कि सर ईयर एंड पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर जो नया पार्टनर है, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो ये लिया हुआ है कि ए और बी इस दिन पार्टनर है। ठीक है, और इसके बाद से जो है ए बी और जेड आ गया, ए बी और जेड आ गया, ये 3 पार्टनर हो गए। तो इस डेट को, जिस दिन हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस दिन तक पार्टनर कौन है, ए बी और जेड। तो उस हिसाब से भाई पार्टनर जिस दिन प्रॉफिट कैलकुलेट की जा रही है उस दिन पार्टनर कौन है, ये 3 लोग हैं, तो प्रॉफिट भी इन्हीं लोगों को बंटनी चाहिए जिस भी रेशियो में ये लोग एग्री करेंगे। क्लियर? लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो इस डेट को कैलकुलेट हो रहा है, ऑल्दो आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो थ्रू आउट द पीरियड कमाया है, थ्रू आउट द ईयर कमाया है। ठीक है, इस एजम्पशन से कि थ्रू आउट द ईयर आपने सेम रेट से प्रॉफिट अर्न किया है। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखिए क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। भाई पहली बात तो जिस दिन पार्टनर ने एडमिशन लिया उसके बाद से उस पार्टनर को प्रॉफिट देना चाहिए। तो पहले वाला जो ये वाला पीरियड है, इस ईयर का प्रॉफिट या इस पीरियड का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, ए को और बी को मिलेगा, जेड को नहीं मिलेगा। क्लियर है? और इस पीरियड का जो प्रॉफिट है, एडमिशन के बाद वाला जो प्रॉफिट है, यानी कि इस डेट के बाद से, इस डेट के बाद से जो प्रॉफिट है उसमें तीनों पार्टनर शेयरिंग करेंगे। ठीक है, आइए तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखता है ऑप्शन में। देखिए लिखा हुआ है कि इक्वल बटेगा, इक्वल यानी कि जिस दिन प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन जितने भी पार्टनर्स हैं इक्वल बांट दीजिए।
दूसरा ऑप्शन बोलता है कि प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन के बेसिस पे बांटिए, जो कि हम लोगों को ज़्यादा सही लग रहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि भाई एडमिशन के पहले जो प्रॉफिट है उसको अलग बांटिए, एडमिशन के बाद जो प्रॉफिट है उसको अलग बांटिए, या न्यू ईयर बेसिस। तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं भाई। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बेचारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जेड रहेगा, यानी जो न्यू पार्टनर रहेगा वो तो आएगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी रहेगा आपका यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन, सॉरी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई भी डाउट होगी बच्चों, आपको क्या करना है, कमेंट करना है, हम लोग उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, शेयर होल्डर आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये तो सीधी सी बात है भाई, वो लोग क्या है, मेंबर बोल लीजिए, ओनर बोल लीजिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर को। ठीक है, कंपनी पे शेयर होल्डर सम अमाउंट व्हाट इज एम पेड टू द शेयर होल्डर। तो इसको यार प्यार से हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, आपको सबको पता है डिविडेंड बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर डिविडेंड हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था थर्ड वाला। अब आते हैं फोर्थ क्या लिखता है, स्पेसिफिक डोनेशन इज सोन इन। स्पेसिफिक डोनेशन, ये एनपीओ का क्वेश्चन है। एनपीओ में आपका स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ पे दिखाओगे, तो आपको दिखाना होगा इसको बैलेंस शीट में दिखाना होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, इसको आपको कहाँ पे दिखाना होगा, बैलेंस शीट में। ये स्पेसिफिक डोनेशन है इसलिए। अगर जनरल डोनेशन रहा, जनरल डोनेशन है, तो वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, जनरल डोनेशन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू कि अमाउंट कितना है आपका। अगर अमाउंट बड़ा होता है तो हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, ये ऑप्शन रहता है, ट्रीट कर सकते हैं एज अ स्पेशल डोनेशन, बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। अदरवाइज जनरल डोनेशन मैक्सिमम केसेस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज शोन इन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आप कहाँ पे दिखाओगे, देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपको एक बार पता भी लगाना होगा कि कौन सा चैप्टर है। पता चला आपने चैप्टर गलत चूज़ कर लिया, या फिर आपके दिमाग में वो गलत चैप्टर आ गया, तो उसके हिसाब से आप आंसर दोगे तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ वाले जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो कहाँ पे आएंगे, आपके डिसोल्यूशन के टाइम ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं पे सारी लायबिलिटीज़ का पे ऑफ करना होता है, वेदर रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड, तो यहीं पे हम लोगों को उसका पेमेंट करना होगा। तो देखिए पेमेंट करेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे, पेमेंट करते हैं तो कैसे एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बोलो या रिकॉर्डेड लायबिलिटी बोलो, सारे लायबिलिटीज़ का जब पे ऑफ करोगे आप, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कि पार्टनर उसको एज्यूम कर रहा है, पे करने के लिए ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। अब आप लोग में से कई क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर लायबिलिटीज़ पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र की जाती है देन पेमेंट की जाती है, तो कैसे पता है कि ये पेमेंट वाली एंट्री है, ट्रांसफ़र वाली एंट्री क्यों नहीं है। देखो मैं आपको ये बता दूं कि जो लायबिलिटीज़ हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, वो बैलेंस शीट से लेके आते हैं, और बैलेंस शीट में तो सारे के सारे रिकॉर्डेड वाली लायबिलिटीज़ लिखी रहेगी ना इस साइड में। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अनरिकॉर्डेड है, तो यहाँ पे रिटर्न है ही नहीं वो, पहली बात तो आपकी लायबिलिटी साइड में वो दिख ही नहीं रही है, तो ट्रांसफ़र करने की तो बात ही खत्म हो गई। यानी कि इसका मतलब आपको इसको डायरेक्टली पे करना है। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा कि ये कौन से वाले साइड में जाएगा, तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, चलिए कैश में भी जाएगा, लेकिन कैश में क्रेडिट साइड में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर का ये क्वेश्चन है, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स का ये क्वेश्चन है। विद व्हाट अमाउंट द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, तो शेयर कैपिटल मेरा क्रेडिट होता है, लेकिन जब फॉरफीट करते हैं, वापस लेते हैं, कैंसिल करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, आपका शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर, आ जाइए। इफ़ द शेयर ऑफ ₹20, शेयर कितने का है, 20 का है, ऑन विच 16 वॉज कॉल्ड अप। 16 कितना है, 16 हमने मांगा है, 20 रुपये का शेयर है, 16 रुपये मांग लिया हमने, एंड 12 इज पेड अप, यानी कि 4 रुपीज़ अनपेड है, नॉन पेडमेंट है। ठीक है, अनपेड है जिसके लिए फॉरफीट कर रहे हैं, कॉल्स इन अरियर है। क्लियर, तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए आपको याद होगा, अगर कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वो वीडियो में मैंने फॉरफीचर एकदम बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, वेदर वो पार का है, प्रीमियम का है, एंट्री क्या होती है, कैसे होती है, कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाता है, कैसे जाता है, तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो शेयर कैपिटल वाले में जो भी जाता है फॉरफीचर के टाइम में,
जब भी फॉर फीचर हम लोग करते हैं तो शेयर कैपिटल में जब अमाउंट जाता है डेबिट साइड में, तो वो कौन सा वाला अमाउंट जाता है, वो जाता है कॉल्ड अप अमाउंट, वो जाता है कॉल्ड अप अमाउंट। तो उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। क्लियर, उसके हिसाब से बी हो जाएगा। अगेन आते हैं 7 में, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, सीधी सी बात है, डिसोल्यूशन बोल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन है ये। पार्टनर कैन नॉट टेक ओवर, पार्टनर क्या नहीं ले सकता, लाइबिलिटी ले सकता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटी ले सकता है। लाइबिलिटी ले सकता है कहने का मतलब है कि वो पेमेंट करने के लिए एज्यूम कर सकता है, बोलेगा कि मैं इस लाइबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा, तो वो ये दोनों ले सकता है। एसेट्स भी ले सकता है, क्या नहीं ले सकता, कैपिटल ऑफ अनदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर का वो कैपिटल नहीं ले सकता है। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन द रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो क्या होता है। पहली बात तो मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे ही स्टार्ट हो रहा है तो आपको मैं याद दिला दूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल नेचर का जो रूल बोलता है वो क्या बोलता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, देखिए अब क्या बोलता है कि द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म एट देयर। अच्छा, तो जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो क्या बोलता है कि जब भी आप नया बैलेंस शीट बनाओगे तो उस केस में एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो वैल्यू है वो क्या लिखोगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू। जितने पे आपने उसको रिवाइज किया है, जितने पे आपने उसको रीवैल्यू किया है, उसी वैल्यू पे आप दिखाओगे। क्लियर। अच्छा, एक केस और होता है जहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग नहीं बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो उस केस में तो भाई ओल्ड वैल्यू जो होती है ना वही दिखाते हैं, ओल्ड वैल्यू जो होती है वही दिखाते हैं। क्लियर, तो 8 वाले का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब ये डेथ ऑफ अ पार्टनर से क्वेश्चन है। द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप पॉज करके एक बार मिलाते चलिए आप अपना आंसर और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है उससे, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन भी होते चले। क्या लिखता है, एग्जिस्टिंग गुडविल शोन इन द बैलेंस शीट, जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल आपकी बैलेंस शीट पे दिख रही है, टू द पार्टनर्स, सॉरी डेबिटेड टू द पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन विच रेशियो, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओल्ड रेशियो। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर। चलिए अब इसके पीछे अगर मैं रीज़न बताना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक एएस होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एएस 26 आपका इनटैंजिबल एसेट्स के लिए होता है। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट्स के लिए होता है। उसमें ये बोला जाता है कि अगर आपकी जो गुडविल है वो अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ठीक है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, तो उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, कौन से वाले एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, जिसके लिए आपने परचेज किया है, जिसके लिए कुछ आपने पेमेंट किया है। ये एएस 10 भी बोलता है, एएस 10 फिक्स एसेट्स के लिए है, वो बोलता है कि आपको फिक्स एसेट्स को या किसी भी एसेट्स को कौन सी वैल्यू पे दिखानी है, जितना कि आपने पेमेंट किया है उतनी पे ही। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए आपने कोई पेमेंट किया नहीं, आपने दिन भर मेहनत किया हुआ है, फॉर्म के साथ में इतना बढ़िया काम किया जिसकी वजह से आपकी गुडविल खुद ब खुद जनरेट हो गई है, तो उसको आपको अपने बुक्स में दिखाना नहीं है। ठीक है, पहले मान लेते हैं आपने परचेस्ड गुडविल दिखा रखी होगी बैलेंस शीट में। क्लियर, पहले जो गुडविल है वो आपने दिखा रखी होगी बैलेंस शीट में। अब जब नया पार्टनर एडमिट होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, या फिर कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, उस केस में हम लोग गुडविल वापस से रिकैलकुलेट करते हैं। हम लोग गुडविल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड लगा करके गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है बच्चों बताऊं कि ये वाला जो गुडविल है, जो पहले वाली पुरानी वाली गुडविल है, वो नए वाले गुडविल की वैल्यू में खुद ही वो आ जाती है। इसलिए पुराने वाले गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती है, और पुराना वाला गुडविल जो होता है ना, वो क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में उसको रिटर्न ऑफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टनर which was retired is not liable for any debt incurred by the firm after his retirement। ये तो मतलब आपको ऑप्शन बिना दिए बता देना चाहिए कि भाई उसके रिटायरमेंट के बाद अगर कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसके लिए वो लाइबल नहीं रहेगा, उसके लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। क्लियर। चलिए
कोई भी डाउट आएगी बताइएगा आप कमेंट करके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपके सामने में कि डैश गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट्स बिकॉज इट इज़ नॉट एन आइडेंटिफिएबल रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन इंटरप्राइज, इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एट कॉस्ट। ठीक है, तो इसका अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, कि कौन से एसेट्स को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल या फिर कोई भी एसेट्स अगर जिसके जो कि आपका इंटरनली जनरेट हो रही है उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों नहीं रिकॉर्ड करोगे? सेम रीज़न बोल सकते हो कि आपने उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, कोई भी पेमेंट आपने उसके लिए नहीं किया है। अगर उसके लिए आपने कोई भी पेमेंट किया हो तो उस वैल्यू से आप दिखा सकते हो, AS10 के हिसाब से उस वैल्यू पे आप दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया है तो उसको आप दिखाओगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है MCQ का। यहाँ पे ये बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ सिचुएशन व्हेन फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर में चेंज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपका कैपिटल अकाउंट कब चेंज होगा। तो सीधी सी बात है, दो ही केस में होगा, या तो आप कैपिटल का एडिशन कर लो या तो कैपिटल का विड्रॉवल कर लो। किसका? कैपिटल का। अगर कैपिटल का एडिशन है या कैपिटल का विड्रॉवल है, उसी केस में ऐसा कहानी होगा, यानी कि कैपिटल जो आपके है वो चेंज होगा, अदरवाइज वो कैपिटल जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपका जितना भी सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, ड्राइंग है, वो सब आपके करंट अकाउंट में जाते हैं। ऑप्शन पढ़ते क्या लिखता है, व्हेन ड्राइंग आर मेड, तो ड्राइंग भाई आपका करंट अकाउंट में चला जाएगा। व्हेन करंट अकाउंट आर ओपन, तो सीधी सी बात है करंट अकाउंट ओपन तभी करते हैं जब फिक्स मेथड है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा नहीं। व्हेन देयर इज़ अ लॉस इन द बिजनेस, तो वो भी आपका करंट अकाउंट में चला जाएगा। व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा भाई, अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो आपके कैपिटल बैलेंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, फिक्स्ड वाले जो कैपिटल है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आगे आपके सामने ये रहा सेक्शन बी का पहला वाला क्वेश्चन। क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 23? ये बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, किसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट में कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन जो वो दिख रहा है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन ये है कि भाई एन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, ये जो है ये इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैश इक्विवेलेंट में ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर? अगला पॉइंट इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी को तो दिखाते ही ये कॉमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल भी आपका ये इक्विवेलेंट टू कैश हो जाता है। क्लियर? चलिए उसके आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 ये बोल रहा है स्टेट टू करेंट एसेट्स विच आर नॉट कंसिडर्ड टू बी लिक्विड एसेट्स। किसको हम लोग लिक्विड एसेट्स नहीं बोलेंगे? तो दो चीज़ें होती है, आपको याद होगा लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए आपको करंट एसेट्स में से दो चीज़ों को माइनस करना होता है। कौन कौन सा? तो करंट एसेट्स में से अगर हम लोग इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक माइनस कर दें, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, और साथ में कोई भी अगर प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो उन दोनों को अगर आप माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये दो एसेट्स ऐसे हैं, ये दो करंट एसेट्स ऐसे हैं जिसको कि आप क्या करोगे, लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन ये है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ विंडो ड्रेसिंग विच मीन्स। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है ना, कि अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यूज़ में कुछ फेरबदल अगर आप कर दो, इस व्यू से कि आप अपनी सामने वाले पार्टीज़ को, जो थर्ड पार्टी है, उनको लुभाने के लिए,
उनको लुभाने के लिए, मतलब कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दो, अपने एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा दिखा दो, लायबिलिटीज़ कम दिखा दो, तो सामने वाली पार्टी खुश हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या लिखता है ऑप्शन में, देखते हैं क्या लिखता है। मे ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक टू शो द हायर प्रॉफिट, ये होता है भाई विंडो ड्रेसिंग में, ये आ जाएगा। हाइड सम वाइचुअल इन्फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप छुपा दो। सो आइटम्स एट इनकरेक्ट वैल्यू टू पोर्ट्रे बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए आप बिना मतलब की कोई भी चीज़ें दिखाती जाओ, बिना मतलब के वैल्यू पे, इनकरेक्ट वैल्यू पे, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी विंडो ड्रेसिंग का पार्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 क्या बोलता है। ए लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस रिटेलिंग ऑफ एयर कंडीशनर, वो रिटेल बिजनेस में है एयर कंडीशन के। इन्वेस्टेड 25 लाख इन द शेयर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर उसको डिविडेंड रिसीव होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वो क्या है, वो आपका रिटेलर है। वो रिटेलर जो है किसी दूसरे बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, उसमें उसने पैसा लगाया 25 लाख, तो ये 25 लाख उसके लिए क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यानी कि एसेट्स हो जाएगा। और सारे एसेट्स आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। उससे होने वाला इनकम, उसमें होने वाला कोई भी लॉस है, लॉस तो खैर नहीं हम लोग कंसिडर करते, अगर मतलब उसके होने वाले इनकम है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, और ये आपके ऑपरेटिंग में जाएगा। ऑपरेटिंग में से बेसिकली सिर्फ माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो उस प्रॉफिट में इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम लोग वहाँ से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखता है। अ डैश असेट्स अराइजेस व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम, कौन सा वाला एसेट्स है भाई जो आता है इस तरीके से, याद होगा आपको, डिफर्ड टैक्स। ऑल्दो वो आपके सिलेबस से हटाया हुआ है, ऐसा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको पढ़ना होता है, उसका ऐसा कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, लेकिन ये देखिए आ गया है, इसको हम लोग बोलेंगे डिफर्ड टैक्स। अब ये होता क्या, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। आपकी टैक्सेबल इनकम सपोज कर लीजिए आपने एज्यूम कर ली, ऑल्दो टैक्सेबल इनकम सारी चीज़ों के बाद आप निकालते हो ना, सपोज कर लीजिए आपने एज्यूम कर ली 10 लाख रुपीज़, आपको लगता है कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 10 लाख रुपीज़ है, उसके हिसाब से आपने टैक्स कैलकुलेट करके, टैक्स असेस करके पे कर दिया। लेकिन जो अकाउंटिंग इनकम आई है वो आई है आपकी, सपोज कर लीजिए 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़ आई है, तो जो आपने टैक्स पे किया है वो 2 लाख एक्स्ट्रा इनकम पे कर दिया है, तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा इनकम पे आपने टैक्स पे किया है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो एसेट टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफर्ड टैक्स। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है। द करंट रेशियो ऑफ विनोद लिमिटेड इज 2:1। कल का जो हम लोग का क्वेश्चन था कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन यही है बच्चों। आपने में से किसी ने अभी तक ऑप्शन में करेक्ट आंसर नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर इसका 2:1 हो जाएगा। यही आइडियल रेशियो होता है करंट रेशियो के लिए। तो एक करंट रेशियो दिया हुआ है विनोद लिमिटेड का, आप देखिए क्या बोलता है यहाँ पे। द कंपनी परचेज्ड कंप्यूटर बाई पेइंग कैश फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेशियो, तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर आपका डिक्रीज हो रहा है। देखिए कैसे, करंट एसेट्स, या फिर बोल सकते हैं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर आप कंप्यूटर खरीदोगे तो आपका फिक्स एसेट्स बढ़ेगा, और कैश दे के पे खरीद रहे हो तो इसका मतलब करंट एसेट्स आपकी डिक्रीज हो जाएगी, करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगी, और करंट लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है। और अगर न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाएगा तो रेशियो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 20th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, ये रहा कि हाई डेप्ट टू इक्विटी रेशियो मीन्स, हाई डेप्ट टू इक्विटी मतलब अगर डेप्ट अपॉन इक्विटी हम लोग करते हैं और अगर ये रेशियो ज़्यादा है, इट मीन्स कि आपका डेप्ट भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखते हैं एक बार ऑप्शन पढ़ के। अ फर्म हैज़ नो डेप्ट और एट ऑल, गलत बात बोल रहा है यहाँ पे, डेप्ट ही डेप्ट है, ढेर सारा डेप्ट है। तो फर्म डिपेंड्स अपॉन इक्विटी ओनली, ये भी गलत बोल रहा है, हम तो डिपेंडेंट है डेप्ट पे, क्योंकि तभी ना मेरा डेप्ट इतना ज़्यादा है। द फर्म इज़ फ्री फ्रॉम डेप्ट, गलत बात बोल गया, ये भी बोल गया गलत। तो दूसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, फोर्थ वाला, द फर्म डिपेंड्स अपॉन दी बोरोइंग्स डेप्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि फर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बोरोइंग्स पे, डेप्ट पे। क्लियर, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरा जाते जाते आप लोगों से ये कि जो आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है वो क्या होता है, आप मेरे को ज़रा बताना एक बार, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इससे पता लगता है ना कि यार कौन कौन वीडियो जो है पूरा दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगेन कल वाले क्लास में, या हो सकता है मंडे को आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी
थर्ड सैम्पल पेपर का सारे MCQ क्वेश्चन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।